हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 7 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं और इस बार भी 99% चांस है, ठीक है, 99% चांस है कि इनमें से एक या दो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको इसको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फिजिक्स में 90 टॉपिक बताया था कि ये 90 टॉपिक पढ़ लीजिए, ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। तो उन्हीं टॉपिक में से ये 7 टॉपिक मैं लेकर आया हूं, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए हमारे साथ अच्छे से, क्योंकि एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार हमें फिजिक्स में 90% प्लस पार करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो आपको सोचना है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं लेकिन सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देंगे, ठीक है, लेकिन टॉपर एक ही बनेगा, यानी कि एक ही बच्चा टॉप करेगा। तो क्या आप नहीं हो सकते? वो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ही के बीच में से वो निकलता है। समय जितना आपके पास रहता है उतना ही टाइम उसके पास भी रहता है, बट डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग का। बहुत सारे बच्चे आलस करते हैं, सोते हैं, ये सब करने से अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब समय इतना नहीं है, आप लोग उठाइए कॉपी और पेन और हमारे साथ बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है यू हैव टू स्टडी मोर एंड मोर, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया था जिसमें मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक, ठीक है, टॉपिक 10 टॉपिक मैंने बताया था। उसको नहीं देखा है तो सर्च करके आप देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे चैप्टर 4 से स्टार्ट होगा। सबसे पहला टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, दूसरा है नति कोण, इसको ना कर दीजिएगा, नति कोण, तीसरा है दिक्पात कोण, इसको दिक्पात कोण, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। चौथा है चुंबकीय आमोत्तर, पांचवा है लेंज का नियम, छठवां है भंवर धाराएं और सातवां है स्वाप्रेरण, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 7 टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको फुल में फुल मार्क एग्जामिनर देगा, लेकिन ध्यान से आपको समझना होगा ये जो टॉपिक आते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा अभी मैं बताऊंगा। ऐसे आएगा, एम्पियर की परिपथीय नियम की व्याख्या कीजिए, नति कोण से आप क्या समझते हैं, दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, चुंबकीय आमोत्तर से आप क्या समझते हैं, लेंज के नियम की व्याख्या कीजिए, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम एक एक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, नींद लग रही है पानी लेकर बैठिए, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है क्योंकि आपको टॉपर बनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक अब हम पहले पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, कैसे लिखेंगे? तो इसका नियम बहुत ही इजी है, सिर्फ हमारे साथ अच्छे से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। यानी कि यहां पर 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या, देखिए किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होता है इसका जो रेखा समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा, देखिए कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन जो होगा उसमें गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होगा। बस बहुत सिंपल है। अब चलिए इसी से हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि क्या है, बंद वक्र पृष्ठ है, ठीक है। ये सी क्या है, सी है बंद पथ की सीमा, ठीक है, समझ में आया। तो लिमिट, अब देखिए इसका जो रेखीय समाकलन होगा किसके होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू बताइए किसके बराबर होगा, कुल विद्युत धारा
का म्यू नॉट गुना, तो देखिए म्यू नॉट गुना होगा किसका, कुल विद्युत धारा का। बस यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यही कहा गया था हमारे नियम में, ध्यान से समझिए। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B है, इसका जो रेखीय समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। यहाँ पर L क्या है, ये अल्पांश लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले समझिए क्या क्या है। ये क्लोज इंटीग्रेशन C है बंद पथ की सीमा, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, I है कुल धारा, ठीक है। बस हमारा ये नियम हो चुका है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टॉपिक समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 2, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन ही बताना होगा, नतिकोण से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा, नतिकोण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें परिभाषा ही बतानी है, क्योंकि ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, ठीक है। तो इसको देखिए नतिकोण क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन समझिए। देखिए नतिकोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि जो नतिकोण है ये चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। आप सिंपली कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नतिकोण कहते हैं। अब BE का मतलब क्या होगा, E का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था। देखिए नतिकोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई मेरे पास ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको दे दूं आपको तुरंत याद हो जाए, ठीक है। यू हैव टू स्टडी, ठीक है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा, सुबह उठकर पढ़िए, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन इन मस्ट, जो आप आज पढ़ रहे हैं उसको अगर आप कल नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक भी समझ में आ गया, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे तीसरा टॉपिक भी इसी से है, दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये भी इसी चैप्टर से, हमारे चैप्टर 5 से, ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य से। देखिए दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन आपको लिखना है। देखिए पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है, ये आप लोग ये मत लिखिएगा। देखिए पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मान लीजिए 1 नंबर में आता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। बस कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, आपसे परिभाषाएं पूछी जाएंगी, और मेरा काम है कि आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक बताया जाए ताकि बोर्ड एग्जाम में आए आप उसको तुरंत लिख कर आए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो अब की बार फिजिक्स में 90% उसका आना चाहिए, और जो 90 टॉपिक मैंने बताया था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। एक सीरीज चलेगी, अगर आप उसको ध्यान से देख लेंगे आपका 40 से 50 नंबर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट बिना सब्सक्राइब किए पढ़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, टाइम से मिलता ही नहीं वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। ये भी परिभाषा आती है क्योंकि इसमें ज्यादातर टॉपिक जो मैंने लिया है वो डेफिनेशन से रिलेटेड लिया है, जिसमें आपको परिभाषाएं लिखनी होती हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी स्थान पर हमने एक चुंबक लटकाया है, ठीक है, किसी स्थान पर
अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। आपको समझना होगा, चीजों को समझिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। ऐसा नहीं कि आप रट कर जाएंगे भूल जाएंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, देखिए मान लीजिए कोई स्थान है, ठीक है, उसमें अपने गुरुत्व के केंद्र से एक स्वतंत्रता पूर्वक हमने एक चुंबक लटका दी है, तो चुंबकीय अक्ष, जो चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल होगा, उसी को हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। यानी कि किसी स्थान पर हमने चुंबक लटका दिया है, अब चुंबक के चुंबकीय अक्ष से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले तल को हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। बस हो गया। तो ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कोई भी टॉपिक, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। देखिए डेफिनेशन में मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ और होता तो मैं आपको तुरंत बता देता, ट्रिक आप अच्छे से पढ़ लेते, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। 4 नंबर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लीजिए VVI टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब, ठीक है। तो देखिए क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, यानी कि लेंज का नियम क्या है, ऐसे पूछा जाता है। लेंज का नियम क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है, ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए लेंज का नियम है क्या, देखिए किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, यहां पर धारा कर दीजिएगा, ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, जिससे वह उत्पन्न हुई है उसी का विरोध कर रही है, ठीक है, गलत बात है, ठीक है। तो आप लोग मत करिएगा ऐसा। देखिए किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, समझ में आया। तो ये लेंज का नियम है, बस याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसको समझ में आ गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI में ले रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी ले लीजिए इसको, और सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है हमारा, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, या फिर इस प्रकार से भी आता है, या भंवर धाराएं क्या होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोको धाराएं भी हम इनको कहते हैं। तो देखिए भंवर धाराएं क्या होती है, इसको एक बार समझ लीजिए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडी करंट, देखिए लिखा है एडी करंट, ठीक है। तो भंवर धाराओं के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में भी ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा, यानी कि क्या है कि इसे फोको नामक एक वैज्ञानिक ने इसको देखा था, यानी कि इसकी खोज की थी, तो इनको हम फोको धाराएं भी बोलते हैं, उन्हीं के नाम से। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान दीजिए, सन 1875 की बात है, ठीक है। सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं, इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। यानी कि मान लीजिए, चलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है आपका, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। देखिए सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए इसमें मैंने धातु के टुकड़े को रख दिया, अब धातु कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोहा ही ले लीजिए, ठीक है, लोहा भी एक मेटल है, ठीक है, धातु है। तो मान लीजिए इसको हमने किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो क्या होगा, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में
इस प्रकार गति करता है। तो ये जो लोहे का टुकड़ा है इस प्रकार गति करे कि इससे जो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन हो। देखिए इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब ये गति करेगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, प्रेरित धाराएं। ठीक है, ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं, यानी कि जो ये धातु का टुकड़ा गति कर रहा है तो इसका विरोध करेंगी ये धाराएं। ठीक है, क्या करेंगी? विरोध करेंगी। और जब ये धातु का टुकड़ा गति करेगा तो इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में के गति में ये विरोध करती हैं। इन धाराओं को ही हम फोको धाराएं कहते हैं। यानी कि सिंपल समझे तो हमने एक लोहे का टुकड़ा यानी कि एक धातु को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। ठीक है, अब ये धातु का टुकड़ा गति कर रहा है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। तो धातु के संपूर्ण आयतन में क्या होगा? प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब ये धाराएं क्या है? इस धातु के टुकड़े की जो ये चल रहा है, गति कर रहा है, उसका विरोध करेंगी। तो इन्हीं धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र में एक लोहे का टुकड़ा रख दिया या धातु का टुकड़ा रख दिया। अब धातु का टुकड़ा मान लीजिए गति कर रहा है तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन होगा। तो होगा क्या? उस धातु के टुकड़े में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी जो उस धातु के टुकड़े की गति का विरोध करेंगी। इन्हीं धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। बस सिंपल सा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, थोड़ा सा समझिए। फोको के, ठीक है, भंवर धाराएं कहते हैं। फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है। कभी कभी जो धाराएं हैं, क्योंकि धारा जो है वो गति का विरोध कर रहा है चुंबक के, ठीक है, समझ में आया? वो क्या कर रहा है? गति का विरोध कर रहा है। तो कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जो धातु का टुकड़ा होता है वो गर्म होकर लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी भंवर धाराएं हो जाएंगी। सिंपल सा है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, समझ में आ जाएगा। सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। इन धाराओं को ही फोको धाराएं कहते हैं या भंवर धाराएं कहते हैं। फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है। कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको आप लोग कर दीजिए नोट। मैं इधर हो रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट करिए, तब मैं दूसरा बताता हूं। नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए लास्ट टॉपिक अपना देखते हैं, टॉपिक नंबर 7। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का। ठीक है, देखिए क्या है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्वप्रेरण होता क्या है। ठीक है, इसमें आप लोग स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, इन सभी को पढ़ेंगे, लेकिन स्वप्रेरण समझ लेते हैं। ऐसे आता है, देखिए, किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो क्या होगा? उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। इसी को हम लोग कहेंगे स्वप्रेरण, क्योंकि वो स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न हो रही है, स्वयं वो प्रेरित हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगी तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे स्वप्रेरण, क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित धारा है ये स्वयं उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्वप्रेरण। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्वप्रेरण, ठीक है, भंवर धाराएं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम, चुंबकीय यामोत्तर, दिक्पात कोण, नति कोण और एम्पियर का परिपथीय नियम। और हमने पढ़ लिया इन 7 टॉपिक को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आप इन 7 टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कितने लोगों को कितने टॉपिक पता थे, कितने स्टूडेंट को, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में हमने जो 7 टॉपिक पढ़े ये आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल आते रहते हैं और इस बार भी चांसेस हैं कि इस बार आएंगे। तो आज का ये सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उसे भी मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।